फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। माई सेल्फ मनीष तिवारी एंड यू आर वाचिंग माई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम है उसके लिए उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा जो मॉडल टेस्ट पेपर दिया मार्केट में आया है उसका तीसरे पेपर को हम लोग हल करेंगे, चारों ऑप्शन का विश्लेषण करते हुए। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के सामने स्मार्ट बोर्ड पे मैं पढ़ाऊं और चीज़ों को अच्छे से समझाऊं, आप लोग का सेवा मैं करता रहूं। ठीक है दोस्त, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन को पहचानना है। तो पहला है, गुप्त शासन में चांदी के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए। ये गलत है। गुप्त शासन में चांदी के सिक्के नहीं, सोने के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किए गए। सोने के सिक्के, और उसका नाम था दिनार। क्या नाम था? दिनार। दिनार नाम था। तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारत में प्राचीनतम सिक्कों में कुछ ही चिन्ह मिलते हैं। बिल्कुल, जो प्राचीनतम भारत के सिक्के थे वो आहत सिक्के होते थे। आहत सिक्का मतलब ऐसे सिक्का को ढांचा से वो किया जाता था, ढाला जाता था। ठीक है, तो उस पर चिन्ह कुछ मिलते नहीं थे, लेकिन कभी कभार कुछ मिल जाते थे, तो वही कुछ ही चिन्ह मिलते थे कह रहा है। तो ये सही है। उत्तर मौर्यकालीन सिक्के लेड, ग्रेफाइट, पोटीना, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने से बने थे। ये भी सही है। और प्राचीन भारत सिक्कों में सर्वाधिक कुषाण काल के हैं। ये भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हर्षवर्धन के पास कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का मैत्री प्रस्ताव लाने वाला दूत था। हर्षवर्धन जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हंसवेग था। हंसवेग था। अब कहानी सुन लें। हर्षवर्धन 606 से लेकर और 627 तक भारत में शासन किया। और इसका हर्षवर्धन का जो राजधानी था कन्नौज था। कहाँ था? कन्नौज था। ठीक है। दूसरा, ये वर्धन वंश का शासक था। और हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के शासन काल में ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आया था नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत के भ्रमण करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं। चौहान वंश के ख्याति नाम शासक पृथ्वीराज तृतीय का सिंहासनारोहण किस स्थान पर हुआ? तो जो चौहान, जो हम लोग पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते हैं वो पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय ही हैं। ये पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, जो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो उनका सिंहासन रोहण जो दिल्ली में हुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिल्ली में हुआ। और पृथ्वीराज चौहान वंश का जो राजधानी था अजमेर था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज तृतीय ने यानी पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और अजमेर दोनों जगहों से शासन किया। और पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के एक मंत्री थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक किताब की रचना किया है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है 1193 में मोहम्मद गोरी के हाथों हार गए। ठीक है, तराइन के युद्ध में। ठीक है, हार गए थे। नेक्स्ट आते हैं। सिकंदर सानी की उपाधि की सुल्तान ने धारण की? तो सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण की। सिकंदर लोधी की बात किया जाए तो 1504 में सिकंदर लोधी ने क्या किया था? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। आगरा शहर, ये भी पूछता है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर लोधी ने की। कब किया? 1504 में किया। बलबन क्या किया? बलबन जो है, ये सिजदा एवं पैबोस प्रथा, सिजदा एवं पैबोस प्रथा का प्रचलन किया। पैबोस, इसमें क्या होता था? ये राजा के सामने जो है लोग लेट कर उनका प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे। और क्या बलबन जो है लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। यह भी क्वेश्चन पूछता है। लौह एवं रक्त नीति, लौह एवं रक्त नीति का पालन किया, बलबन ने पालन करवाया। फिरोज शाह तुगलक की बात किया जाए तो फिरोज शाह तुगलक जो है दारुल सफा यानी खैराती फ्री का अस्पताल बनवाया था, जिसमें कोई गरीब गुरबा आदमी बिना पैसा दिए दवा ले सकता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी जानते ही हैं आप लोग, सिकंदर सानी का उपाधि धारण किया था। ठीक है, अब आइए
दुनिया के नामी मयूर सिंहासन निम्नलिखित में से किस मुगल इमारत में रखा गया है? तो मयूर सिंहासन जो है लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है। ऑप्शन ए सही है, लाल किले के दीवाने आम में रखा गया। मयूर सिंहासन सबसे पहले प्राप्त हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो राजा थे, अब अलाउद्दीन खिलजी जो है उस क्षेत्र पे जब आक्रमण किया तो उसका अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, क्या मलिक काफूर को वो वहाँ के जो राजा थे रामचंद्र देव वो दे दिए मलिक काफूर को ये क्या कहते हैं हीरा जो था कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दे दिए। मलिक काफूर ला के उसके बाद चलता रहा। आप लोग जानते हैं 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है। तो अब बाबर के पास चला आया, इब्राहिम लोदी से बाबर के पास चला आया कोहिनूर हीरा। अब बाबर के बाद जो है शाहजहां जो है उस कोहिनूर हीरा का प्रयोग करके मयूर सिंहासन बनवाया। इसको तख्ते ताउस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शाहजहां ने बनवा लिया। शाहजहां के बाद अगर आगे आ जाए तो आगे के जो 1719 से लेकर 1748 तक का जो एक थे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला भी कहा जाता है। क्या? मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला को 1739 में 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली पर। अब मोहम्मद शाह रंगीला से ये मयूर सिंहासन उठा ले गया कहाँ पे? अफगानिस्तान। और नादिर शाह का जो नाती था शाह सूजा, उसका नाम था शाह सूजा। तो शाह सूजा जो है फिर बाद में रणजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे, शाह सूजा जो है पंजाब के राजा रणजीत सिंह को ये मयूर सिंहासन दे दिया। रणजीत सिंह का लड़का जो है था दिलीप सिंह। तो दिलीप सिंह बाद में क्या किया, ये 1839 में जो है रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और उसी समय दिलीप सिंह जो है क्या किया, ये मयूर सिंहासन उठा के अंग्रेजों को दे दिया। और इस तरह से वर्तमान में ये मयूर सिंहासन अंग्रेजों के पास यानी इंग्लैंड यानी ब्रिटेन में है। जितना भी महारानियां रही हैं मयूर सिंहासन पर बैठती थी। तो ये समझ गए आप लोग। तो एक बार इसको फिर से रिमाइंड कर लीजिए। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, वहाँ के राजा रामचंद्र देव के पास से मलिक काफूर के पास से आ गया। अब लोधी वंश से आ गया बाबर के पास मुगल वंश में। बाबर के बाद शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया उसी हीरो को जड़कर। उसके बाद से मुगल का जो है मोहम्मद शाह रंगीला था। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है 1739 में नादिर शाह से हार कर नादिर शाह को दे दिया। नादिर शाह लेके गया। नादिर शाह का नाती जो है शाह सूजा, वो किसको दे दिया? वो पंजाब के जो राजा थे रणजीत सिंह, उनको दे दिया। रणजीत सिंह का मरने के बाद उनका लड़का दिलीप सिंह किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है, तो ये समझ लिया वर्तमान में अंग्रेजों के पास है। इसलिए बता दिए हैं कि ये भी 2021 में बहुत चर्चा में था, तो इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है ये बालाजी बाजीराव के काल में हुआ। बालाजी बाजीराव। तो मराठा पेशवा का काल इस तरह था। पहला था बालाजी विश्वनाथ, दूसरा था बाजीराव प्रथम, तीसरा था बालाजी बाजीराव और चौथा था बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो इस तीसरे वाले के समय में ये हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, ये पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को धो दिया था बहुत अच्छे से। उस समय कहा जाता था कि अटक से लेकर कटक तक मराठों का राज चलता है। ठीक है, और लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने उस समय, ये एक इतिहासकार जो है काशीनाथ पंडित, उस समय के ये इस युद्ध का आंखों देखा हाल बताए हैं काशीनाथ पंडित। तो उन्होंने आके बताया कि मराठों ने बहुत बुरी तरह से धोआ है। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। आइए अब आ गए निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ? किस संधि के द्वारा? इलाहाबाद की संधि। हम लोग जानते हैं ये इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। अब इसका थोड़ा सा सुन लीजिए। 1764 में अंग्रेजों से हार गए लोग। कौन कौन? बंगाल के नवाब लखनऊ के शुजाउद्दौला, बंगाल के जो नवाब थे लखनऊ का शुजाउद्दौला था, और ये थे
क्या कहते हैं मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों लोग की संयुक्त सेना हार गई। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। हारने के बाद अब इन लोग के पास कोई चारा नहीं था। अंग्रेजों से संधि हुआ, इलाहाबाद के संधि 1765 में, इसी में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन लोग को प्राप्त हो गई। अब आते हैं निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? तो तात्या टोपे की गिरफ्तारी से जो है 1857 की क्रांति की समाप्ति मानी जा सकती है। ठीक है। तात्या टोपे कौन थे? ये नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे। ठीक है। बेगम हजरत महल लखनऊ से लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ। कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे, आरा से लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट आते हैं, प्रारंभ में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? तो सबसे पहले जो अंग्रेजों ने जो पूंजी निवेश किया वो रेलवे में किया। 1853 में रेलवे एक प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करना शुरू की, बाद में सरकारी हो गई। और मुंबई से थाने के बीच सबसे पहले ट्रेन चला था, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में कब चला था? 1860 में चला था। कहाँ से? इलाहाबाद से कानपुर। कहाँ से? इलाहाबाद से कानपुर, ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं, हड़प नीति। हड़प नीति का समर्थक था लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, ये हड़प नीति क्या थी? हड़प नीति ये थी कि जिस राजा के कोई बाल बच्चा नहीं है, कोई लड़का नहीं है, तो उस राजा की सारी संपत्ति को अंग्रेजों द्वारा हड़प ली जाती थी। तो कि कोई भी व्यक्ति को हम गोद नहीं लेने देंगे, तो राजा क्या करते थे, किसी न किसी को गोद ले लेते थे, किसी बच्चे को। लेकिन इन्होंने कहा हड़प नीति के थ्रू कि नहीं, अब गोद लिया हुआ बच्चा को नहीं माना जाएगा और उसको कोई राजा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। लॉर्ड वेलेजली क्या किया है? लॉर्ड वेलेजली जो है सबसे इसने एक नीति अपनाई, विलय की नीति। कौन? विलय की नीति। ठीक है। तो सहायक संधि नीति उसका नाम था। क्या था? सहायक संधि। सहायक संधि नीति का कौन था? लॉर्ड वेलेजली था सहायक संधि का। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 21.71% वन है। ठीक है। अब आते हैं, निम्नलिखित में से प्रकीर्ण बस्तियाँ कहाँ मिलती हैं? तो प्रकीर्ण बस्तियाँ जो है, प्रकीर्ण बस्तियाँ मतलब अलग अलग दूर दूर बनी हुई बस्तियाँ, ये कहाँ मिलेंगी? या तो पहाड़ों में मिलेंगी, या तो रेगिस्तान में मिलेंगी। ऐसे जगह मिलेंगी जहाँ पे मानव के रहने के लिए अनुकूल वातावरण ना हो। तो पहाड़ी एरिया, रेगिस्तानी एरिया मानव के लिए अनुकूल नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया। कैसे? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया बनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का बस ये भाग है, इधर ही हरा भरा मतलब क्षेत्र है और नदियां हैं। ठीक है। मरे डार्लिंग नदी यहाँ बहती है। ठीक है। तो ये सारा जो एरिया है, ये एरिया जो है, ये सब रेगिस्तानी एरिया है। तो वहाँ पे प्रकीर्ण बस्तियाँ मिलेंगी। जो नील नदी घाटी है, तो नील नदी घाटी कहाँ पे है? नील नदी घाटी मिस्र में है, अफ्रीका में है, मिस्र में है। तो किसी भी नदी घाटी में आप तो सुने होंगे मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र की सभ्यता इसी नील नदी घाटी में उत्पन्न हुई थी। ठीक है। उत्तर पश्चिमी यूरोप में बहुत ही मानव के रहने के लिए बहुत अनुकूल चीज़ है, जगह है। तो इसलिए यहाँ पे सघन बस्तियाँ होंगी, नील नदी घाटी में सघन बस्तियाँ होंगी, मध्यवर्ती ऑस्ट्रेलिया में प्रकीर्ण बस्तियाँ होंगी। नेक्स्ट आते हैं, भारत में शीतकाल में मानसून की दिशा क्या होती है? तो भारत में मानसून की दिशा समझ लीजिए, गर्मी के दिनों में यानी ग्रीष्म काल में मानसून की दिशा दक्षिण, एक मिनट इसको समझिए, ग्रीष्म काल में यानी पहले गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म में क्या होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ग्रीष्म काल में होती है, और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखना है, ये शीतकाल में हो गई। और ऊपर वाला तो क्या होगा? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन कौन सा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये इसको समझ लीजिए कि जो शीतकाल का, भारत में शीतकाल में मानसून, शीतकाल में 2-3 जगह वर्षा होती है। इसको समझ लीजिए किस किस एरिया में। ये मान लीजिए भारत है, एक मिनट भारत बना देना छोटा सा जल्दी से। मान लीजिए ये भारत है, इसीलिए कहते हैं दोस्त हमको सपोर्ट कीजिए कि हम आप लोग को सामने आएँ, सामने आकर पढ़ाएं। तो ये उत्तर पश्चिमी जो एरिया है, इधर वर्षा होती है,
शीतकाल में जो कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में, इधर वर्षा होती है। तो ये जो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम जो मानसून चलती है शीतकाल में, उसको लौटते हुआ मानसून भी कहते हैं, रिट्रेट ऑफ मानसून कहते हैं। कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। तो पश्चिमी घाट, मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का जो पश्चिमी घाट है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ वर्षा की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। किस प्रकार की वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ से आती है हवा, यहाँ पे इक्वेटर क्रॉस करके यहाँ पे लड़ते जाती है, इधर जाना होता है इसको, तो इधर घुसती है तो पहाड़ों से टकराती है और वर्षा काफ़ी मात्रा में करती है। तो इसलिए यहाँ पे सदाहरित यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। पर्णपाती कहाँ मिलता है? जहाँ थोड़ा सा कम वर्षा होती है, यानी सदाहरित से थोड़ा सा कम पर्णपाती मिलेगा। अल्पाइन पहाड़ी एरिया में मिलेगा, यानी हिमालय के क्षेत्र में मिलेगा। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है, तो इसका सुमेलित करने के लिए कोई एक तो क्लू पकड़िए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। 1 मिनट, मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है, तो इसको देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा। अभ्रक जो है कहाँ मिलता है? अभ्रक हजारीबाग में पाया जाए। हजारीबाग झारखंड में है, और यहीं पे एक कोडरमा जगह है। तो ये दोनों जगह जो है कोडरमा और हजारीबाग, ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो डी का चौथा देखिए कहाँ है। तो डी का चौथा अगर देखेंगे हम लोग, तो ये एक ही में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका और मिला ले तो मैग्नीज कहाँ मिलेगा? मैग्नीज जो है बेल्लारी में मिलता है। ठीक है, हीरा जो है पन्ना में मिलता है, पन्ना मध्य प्रदेश में है। तांबा जो है छिंदवाड़ा में मिलता है। ठीक है, और अभ्रक हजारीबाग में मिलता है। तो ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। अब आइए, बजट 2022-23 के लिए कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? तो 400 वंदे भारत ट्रेन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कृषि लागत एवं मूल आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो कृषि लागत एवं मूल आयोग, यही आयोग जो है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करता है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं, गिफेन वस्तुएं किसे कहते हैं? तो गिफेन वस्तुएं वो होती हैं, गिफेन वस्तुएं जो घटिया किस्म की वस्तुएं होती है, जिसका क्वालिटी कम होता है। इसका ये विशेषता है कि एक अर्थशास्त्र का नियम होता है, लॉ ऑफ डिमांड। क्या? लॉ ऑफ डिमांड। इसको हिंदी में कहते हैं मांग का नियम। क्या कहते हैं? मांग का नियम। तो मांग का नियम यह होता है, मांग का नियम समझिए पहले। मांग का नियम यह होता है कि किसी वस्तु के पी यानी प्राइस को बढ़ाएंगे तो उसका डी यानी डिमांड जो है कम हो जाएगा। यानी उसके वस्तु के दाम को, प्राइस को बढ़ाएंगे तो उसका डिमांड यानी मांग कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी वस्तु के पी यानी प्राइस को घटाएंगे तो डी यानी डिमांड बढ़ जाएगा। तो गिफेन वस्तुएं वो घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं जिस पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, यानी उसके प्राइस को बढ़ाने पे उसका डिमांड कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है, और प्राइस को घटाने पे उसका डिमांड बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। ठीक है, यानी ये नियम लागू नहीं होता है, उसी को गिफेन वस्तुएं कहते हैं। अब समझिए, इसमें देखिए, मूल्य में कमी मांग में वृद्धि नहीं कमी लाए, और वृद्धि मूल्य में वृद्धि मांग में कमी नहीं वृद्धि लाए। तो ये है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आइए, भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? भारत में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम 1952 में हुआ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित योजनाओं को मिलाइए। ये मैच द फॉलोइंग है, इसको मिलाना है। तो यहाँ देखिए, अटल पेंशन योजना 2015 में आया था, ऑप्शन पहला का दूसरा हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था, तो सी का चौथा हो जाएगा। तो ए का दूसरा, सी का चौथा देखिए कहाँ है, ए का दूसरा, सी का चौथा। तो सी का चौथा यहाँ पे है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का दूसरा, सी का चौथा। ठीक है, और मिला लीजिएगा अपने हिसाब से आप लोग। अब आते हैं, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्मदाता इसको कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी जो बातें हैं जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, वो फ्रांस से लिया गया, ध्यान रखना है। ठीक है, और समाजवादी व्यवस्था ये सोवियत संघ रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य भी कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है, ध्यान देना है। मौलिक कर्तव्य
सोवियत संघ रूस से, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व वाली बात फ्रांस से, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्मदाता अमेरिका और संसदीय शासन प्रणाली के जन्मदाता ब्रिटेन। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है। तो विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण बिल्कुल है। विधायिका और यानी कि जो कार्यपालिका होते हैं, जो देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका वो होते हैं जो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, यानी विधायक या सांसद जो कानून बनाता है, जो कानून बनाते हैं लोग, उसी का लागू करवाती है कार्यपालिका, यानी जो मंत्री होते हैं उसको लागू कराते हैं, जो आईएएस होते हैं उसको लागू कराते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उसको लागू करवाते हैं। तो सभी लोग कार्यपालिका के हैं। तो ये दोनों का सम्मिश्रण होता है, यानी जो विधायक होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो विधायक भी होते हैं या तो सांसद होंगे। ठीक है। नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष बिल्कुल सही है, नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष भी होते हैं, जैसे हमारे वहाँ के राष्ट्रपति नाम मात्र के राज्य अध्यक्ष हैं। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये भी होता है, जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो मंत्री होते हैं लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं ना। अब निश्चित कार्यकाल, ये गलत है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, तो यही इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में परिकल्पित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 23 में किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या किया गया? तो 24 में कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत की बात किया जाए, ऑप्शन बी, तो ये आर्टिकल 17 में दिया गया। 17 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 26 में दिया गया। शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन या 29 और 30 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान पर होगा। ये कैसे होगा? ऐसा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा कर सकते हैं, यानी जो उच्चतम न्यायालय है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका बैठक चाहे दिल्ली में भी हो सकता है या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से चाहे तो किसी और जगह पे भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने स्थानीय वित्त आयोग की सलाह दी थी? तो इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने स्थानीय वित्त आयोग की सलाह दी थी। नेक्स्ट आते हैं ए, तो 25 का ए। नेक्स्ट आते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहलाती है। बिल्कुल, मान लीजिए ये वस्तु है, अब यहाँ से ये जिधर विस्थापित होती है, तो ये प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, यहाँ पहुँची है, दोनों के बीच की दूरी को ही तो विस्थापन कहते हैं। बिल्कुल, विस्थापन का मान कभी शून्य नहीं होता, ये गलत है, केवल ऑप्शन ए सही है। विस्थापन का मान शून्य हो भी सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किस विटामिन की कमी से बांध्यता उत्पन्न होती है? बांध्यता मतलब बच्चा पैदा नहीं होता है, तो विटामिन ई की कमी से बांध्यता उत्पन्न होती है। अब विटामिन ए की, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब थोड़ा और ऑप्शन की बात कर लिया जाए, तो विटामिन ए की बात किया जाए तो इसके कमी से ये विटामिन ए को रेटिनाल कहते हैं, और रेटिनाल की कमी से आँख से संबंधित बीमारी होती है, आँख से संबंधित, यानी आपकी दृष्टि कम हो जाएगी, ये सब हो सकती है। ठीक है। विटामिन बी की बात किया जाए तो विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं, थायमीन कहते हैं, और इसके कमी से बेरी रोग होता है, बेरी। ठीक है। अब विटामिन B2 की बात किया जाए तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पोडोसाइट कोशिकाएं, पोडोसाइट सेल पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है? तो वमिन संपुट में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पोडोसाइट कोशिकाएं वमिन संपुट में पाई जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सार्स रोग का वाहक जंतु है, सार्स रोग, जो कोविड-19 था वो सार्स रोग ही था, उसका वाहक चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ है। अब मुर्गी जो है किस चीज़ के वाहक है? तो मुर्गी जो है, ये आप चिकन, ये बीमारी है एक, तो इसका नाम है, हाँ, तो इससे जो है, जो मुर्गी से है, ये स्वाइन फ्लू यानी चिकन फ्लू
बीमारी इससे होती है, मुर्गा मुर्गी से, ये वाहक है। कुत्ता जो है रेबीज बीमारी के वाहक हैं, रेबीज के कुत्ता वाहक है। अब आते हैं शिशिरतु शब्द में संधि है, तो शिशिरतु शब्द में जो है गुण संधि है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं अवर का उचित विलोम है, तो अवर का विलोम जो हो जाएगा प्रवर हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सोम शब्द का पर्यायवाची है, तो सोम शब्द का पर्यायवाची है अमृत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सोम शब्द का पर्यायवाची अमृत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 34, निम्नलिखित में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो मौसा पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग मौसी सही है। तपस्वी का तपस्विनी ये भी सही है। स्वामी का स्वामिनी ये भी सही है। गेंडा का गेंडी गलत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश व उससे संबंधित शब्द अशुद्ध हैं, इसमें अशुद्ध शब्द छाटना है। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसको कुमारी कहते, बिल्कुल सही है। जो बात जो साधारण में चलती आ रही हो उसे कीर्ति से, ये बी ऑप्शन गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो जन साधारण में बात चलती आ रही हो उसको किंवदंती कहते हैं। ठीक है। और जिसने कसूर किया हो उसके लिए कसूरवार सही है, और जो फूल अभी खिला नहीं है उसको कली कहते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे गंधास है, इसको पढ़कर 36 से 40 तक के प्रश्नों का उत्तर दें। तो आइए देख लेते हैं, हम लोग पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पैराग्राफ में जो दिया रहता है, चाहे वो उत्तर को दक्षिण कहा जाए तो हम लोग को दक्षिण मान के ही उत्तर देना है, पूरब को पश्चिम पैराग्राफ में कहे तो पश्चिम मान के ही हमें उत्तर देना है, अपना पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं करना है। तो आइए देखते हैं। जो जाति अपने पैरों पर खड़ा होना जानती है वह कभी परास्त नहीं की जा सकती। पश्चिमी देशों के लोग बड़े स्वावलंबी हैं, उनका भाग्य सितारा सदैव चमकता रहता है। विदेशी अपना सामान अपने कंधे पर ढोकर बड़ी शान से चलते हैं, जबकि भारतीय अपना बोझ उठाने में लज्जा का अनुभव करते हैं। हम नौकरों पर आश्रित हैं, परावलंबी हैं। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के विषय में प्रसिद्ध है कि जिस समय ब्रिटिश सेना उन्हें पकड़ने आई तो वो भाग नहीं सके, क्योंकि उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था। नंगे पैर भागते कैसे, फलता वह बंदी बन गए। ऐसे लोग जीवन का भार आप ही बन जाते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वह कभी परास्त नहीं की जा सकती। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है, तो परास्त का अर्थ होता है पराजित, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो बहुधा बहुवचन भाग्य होते हैं, भाग्य होता नहीं है, होते हैं। लोग भी होते हैं, नवाब भी होते हैं, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। उनका भाग्य सितारा सदैव चमकता रहता है, उनका भाग्य सितारा सदैव चमकता रहता है। इसमें कौन सा काल है, समान वर्तमान काल गलत है, पूर्ण वर्तमान काल गलत है, तात्कालिक वर्तमान काल सही है, क्योंकि सदैव चमकता रहता है यानी अभी भी चमक रहा है, तो तत्काल में भी चमक रहा है, तात्कालिक वर्तमान का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, उन्हें जूते पहनाने वाला कोई नहीं था। जूते शब्द का एक वचन क्या होगा, जूते का एक वचन हो जाएगा जूता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जूता। ठीक है। भारतीय अपना बोझ उठाने में लज्जा का अनुभव करते हैं। रेखांकित शब्द का राजस्थानी रूप का चयन कीजिए, तो इसका राजस्थानी रूप होगा फिटक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ठीक है, इसको काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट आइए। अब आते हैं गंधास 41 से लेकर 45 तक का उत्तर इस दूसरे गंधास पे देना है। देखिए, तो आइए पढ़ लेते हैं। समतायुक्त समाज निर्माण के प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं। अपने देश में विषमता एक काल में भयानक थी, किंतु स्वराज प्राप्ति के पश्चात समाज की चेतना में भारी परिवर्तन किया। अब समय बदल गया है। अब तो छोटा बड़ा छूत अछूत सभी एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, खेलते हैं, यह सब परिवर्तन ही है। आज आवश्यकता है कि प्रक्रिया को गतिमान करने की। यह प्रक्रिया और अधिक गतिमान होगी सेवा और भारतीय दर्शन के अधिष्ठान से। अपनी दर्शन शाश्वत सत्य का अन्वेषण है। शाश्वत सत्य का अर्थ है सर्वत्र एक सत्य तत्व विद्यमान, यह तत्व ही जड़ चेतन में व्याप्त होकर पुष्ट हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। पाश्चात्य शब्द का तद्भव कौन सा होगा, तो पाश्चात्य का तद्भव होगा, पश्चात का होगा पीछे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से वर्ष का पर्यायवाची नहीं है। वर्ष का पर्यायवाची अब्ज वर्ष का पर्यायवाची है, वत्सर भी है, साल भी है, अब्ज नहीं है। ऑप्शन सी। वर्ष का पर्यायवाची अब्ज है, अब्ज मतलब वर्ष होता है, वत्सर मतलब वर्ष होता है, और साल मतलब भी वर्ष होता है। नेक्स्ट आते हैं, अपना दर्शन शाश्वत सत्य का अन्वेषण है। रेखांकित शब्द के उचित विलोम, शाश्वत का विलोम हमें छाटना है। तो शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा आपका नश्वर। शाश्वत मतलब होता है जो चिरकाल से अभी भी चलते और हमेशा चलता रहे, हमेशा रहे। तो नश्वर मतलब हो जाएगा जो क्षणभंगुर हो। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अन्वेषण शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग, अब प्रत्यय हमने बताया उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ के नया शब्द बनाते हैं। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, अन्वेषण, अनुधन वेषण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुधन वेषण से बना है अन्वेषण, ठीक है। अब आते हैं, अधिष्ठान शब्द में कौन सी संधि है। तो अधिष्ठान, अधि स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन, इसमें व्यंजन संधि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिष्ठान, ठीक है, व्यंजन संधि है। अब आते हैं, इंग्लिश पैराग्राफ को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 टू 48 इंग्लिश पैराग्राफ पे आधारित है। देखते हैं, ही saw nothing, he had no knife, sharp instrument, the grating of the window was the iron, and he had to often assured himself for its for its solidarity. His furniture consisted of a bed, a chair, table, pail, jug. The bed had iron clamps, but they were screwed to the wall, and it would have required a screwdriver to take them off. Dent had but one resource, which was to break the jug and with one of the sharp fragments attack the wall. He left the jug fall on the floor and it broke in pieces. He concealed 2 or 3 of the sharpest fragment in his bed, leaving the rest on the floor. The breaking of the jug was too natural an accident to excite suspicion, and next morning Goeller went grumbling to fetch another, without giving himself the trouble to remove the fragment. Dent had joyfully the key grate in the lock as God departed. तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन देखिए। डंट वाज इन, डोंट कहाँ था, डेंट्स कहाँ था। तो डेंट्स जो है प्रिजन में था। यहाँ पे देखिए इसका आंसर है, डेंट्स कहाँ पे था, प्रिजन में था। ऑप्शन डी सही है। यहाँ देखिए, डेंट्स हियर जॉयफुली द की ग्रेट इन द लॉक, लॉक मतलब प्रिजन, एज अ गार्ड डिपार्टेड, और गार्ड जो है वहाँ से जा चुका था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द गॉड लेफ्ट द फ्रेगमेंट बिकॉज, गॉड जो है फ्रेगमेंट क्यों छोड़ दिया था, इसमें देख लीजिए। गिविंग हिम द ट्रबल टू रिमूव द फ्रेगमेंट, हाँ देखिए यहाँ पे देखिए, वेंट ग्रम्बलिंग टू फेच अनदर विदाउट गिविंग हिमसेल्फ द ट्रबल टू रिमूव द फ्रेगमेंट, डोंट हियर जॉयफुली बिकॉज जो है ये हो जाएगा, डेंट वाज टू लेजी टू ब्रदर, बहुत लेजी था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, डेंट हियर द की ग्रेट इन द लॉक व्हेन द सेल डोर वाज शट, गलत, सेल डोर वाज ओपन, स्टोर रूम वाज ओपन, स्टोर रूम वाज शट। तो सेल डोर वाज ओपनड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेल डोर वाज ओपनड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, द सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एंड मार्क योर आंसर। ये एक्टिव को पैसिव में चेक करना है, पैसिव को एक्टिव में चेक करना है, कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ देखिए, द चिल्ड्रेन वेयर फ्लाइंग
काइट्स ऑन द टेरेस। इसका चेक कीजिए। द काइट्स वेयर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन ऑन द टेरेस। द काइट्स वाज बीइंग फ्लोन ऑन द चिल्ड्रेन। द काइट वाज होगा ही नहीं, काइट्स है तो वेयर लगेगा, काइट्स है तो वेयर लगेगा। काइट्स वेयर फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन ऑन द टेरेस। फ्लोन बीइंग होगा नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द काइट्स वेयर फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन ऑन द टेरेस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द बिलो गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। इसमें से एक ऐसा शब्द चूज करना है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक शब्दों का एक शब्द जो हिंदी में होता है। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो सोए में बोलता है, बात करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सोमनीलोक्यूस्ट। सोमनीलोक्यूस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से सितार वादक कौन है? तो देखिए, गोपाल दास जो तबला बजाते हैं, ठीक है, ये है नहीं। समता प्रसाद, ये भी तबला बजाते हैं। और ये पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। हर जगह उपरोक्त सभी सही नहीं होता है, ध्यान रखना है। गोपाल दास तबला बजाते हैं, समता प्रसाद भी तबला बजाते हैं, पंडित रविशंकर क्या है? सितार वादक हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का त्यौहार है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज जल्लीकट्टू कर्नाटक का त्यौहार है। ठीक है, अब आते हैं, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो दीपा कर्माकर जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, वन स्टार रिवोल्यूशन जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है मसानोबु फुकुओका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, DRDO की स्थापना हुई। तो DRDO का स्थापना जो है 1958 में 1958 में हुई। इसरो अगर पूछ ले इसरो की स्थापना, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई। ठीक है, 1969 में हुई, ध्यान देना है। ठीक है, तो DRDO का पूरा नाम क्या है? तो DRDO का पूरा नाम DRDO, डिफेंस रिसर्च ये डी का डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, इसका DRDO का आपको बताऊँ, ये DRDO का हो जाता है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, सॉरी, DRDO के एक बार फिर से सुन लीजिए, DRDO का हो जाएगा DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। क्या होगा? पहला डी से डिफेंस, दूसरा डी से रिसर्च, दूसरा आर से रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इस डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, और वो से हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसकी स्थापना ए, ऑप्शन ए 1958 में हुआ था। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता जो है मॉरिशस में प्रदान की गई है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब यहाँ से रीजनिंग हो जाएगा, तो रीजनिंग को हम छोड़ दे रहे हैं। रीजनिंग और मैथ के लिए एक अलग से वीडियो में लाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं रीजनिंग और मैथ को पूरा क्लियर करूँगा सॉल्व करा के। तो आइए हम लोग केवल जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको ही देख रहे हैं। तो इसके लिए आइए
ये भी रीजनिंग ही है, इसको आगे बढ़ जाइए। ये डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग को छोड़ दीजिए, सीधे आ जाइए डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ और रीजनिंग को हम स्किप कर दिए। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 91, प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो हम जानते हैं प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को। नेक्स्ट आते हैं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को विस्तृत करते हुए कब तक लागू करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी थी 2025 और 26 के तक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2025 और 26 तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया 2025-26 तक। ये देखिए, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो जिरकॉन जो मिसाइल रूस का है, रसिया का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है? ये सार्वजनिक उपक्रम है एनटीपीसी है। कौन है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एनटीपीसी ने जैव विविधता नीति 2022 जारी किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, 1 जून 2022 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितना कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कर दिया गया है, बता दे रहे हैं, 436 रुपया और 20 रुपया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 436 रुपया और 20 रुपया। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट जो आते हैं, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अब तक जो अरब देश के साथ पहला बड़ा व्यापार समझौता है? ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी का अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 67 बीपीएससी में पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ, अब ऐसा चर्चा में क्यों है? क्योंकि इजराइल जो है जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक जो देश है, उनसे हमेशा झगड़ा होता रहता है, इजराइल से युद्ध होता रहता है, हमेशा अशांति बना रहता है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात के साथ इजराइल का संबंध प्रगाढ़ हो रहा है, मधुर हो रहा है, इसलिए एक समझौता हुआ है। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता हो, इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में है। वैसे तो बहुत सारे समझौते होते रहते हैं, लेकिन ये समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। अब आते हैं, बीती वर्ष 2021-22 में भारत में वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य देश कौन है? तो बीती वर्ष 2021-22 में भारत के वस्त्रों के शीर्ष निर्यात गंतव्य मतलब भारत सबसे ज़्यादा वस्त्र का कहाँ पे निर्यात किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, फिर आते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है? तो तुर्की का नाम अब क्या कर दिया गया है? तुर्की कर दिया गया। क्या? तुर्की कर दिया गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 जून 2022 को शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? तो जो श्रेष्ठ योजना जो शुरू किया गया सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा, समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो किया गया है, वो जो है अनुसूचित श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, 5 जून 2022 को रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो रामनाथ कोविंद ने ये मगहर उत्तर प्रदेश में, मगहर जो है गोरखपुर में एक छोटा सा जगह है, मगहर छोटा सा स्टेशन हाल्ट, वहीं पे जो है कोविंद साहब ने ये संत कबीर अकादमी का अनुसंधान केंद्र खोला। क्योंकि संत कबीर जो है जिंदगी भर बनारस में थे, अब मरने के टाइम में मगहर चले गए। वो इस मिथक को तोड़ना चाहते थे कि बनारस में जो रहता है उसको मोक्ष मिलता है और कहीं मरेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए मगहर उत्तर प्रदेश में खोला गया। तो दोस्तों अब यहीं पे समाप्त होता है, और मैं इसके आप लोग को पेड के लिए एक से एक अच्छा से अच्छा मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग से बस इतना रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्त, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।